हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं अभी, जहाँ पे हम लोगों ने 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखा है, जहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर रखे हैं। साथ ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो जा करके वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। साथ ही साथ मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखे हैं, जहाँ पे आप लोगों को बेसिक से ले करके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको कवर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि झारखंड पीजीटी कॉमर्स या जितने भी पीजीटी कॉमर्स है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और झारखंड पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में ऑलरेडी आप लोगों को वो दोनों टॉपिक्स दिया हुआ है, ये भी टॉपिक वहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए इसका प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ हाई लेवल का ही क्वेश्चन कीजिए, आप लोग बेसिक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सभी तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशनल सेस ऑफ 3% इज पेबल ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज या नॉन ऑफ दिस। तो एजुकेशनल चेस जो है वो 3% का, वो किस चीज़ पे पेबल होता है? इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, सिर्फ सरचार्ज, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आप लोग ये चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री रहिए कि यहाँ पे सिर्फ अपने मन से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते गए हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे, और आपको क्वेश्चन सर्च करने के लिए इधर उधर जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, इसका राइट आंसर तो हो गया इनकम टैक्स फ्रॉम सरचार्ज। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। तो क्या होता है जो हेल्थ एंड एजुकेशनल चेस है? क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशनल चेस। उसका रेट क्या है? 4% है, लेकिन 4% होता है, लेकिन जो एजुकेशन है उसके लिए 3% होता है, और जो हेल्थ है उसके लिए क्या होता है? 1% ही होता है। यहाँ पे अगर हम लोग पूरा बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ एजुकेशन चेस नहीं होता, यहाँ पे होता है हेल्थ एंड एजुकेशन चेस, जहाँ पे हेल्थ को मिलता है 1% और एजुकेशन को मिलता है 3%, और टोटल हो जाता है कितना? 4% यहाँ पे टोटल हो जाता है। और ये क्या होता है? ये इनकम टैक्स पे करने के लिए होता है। अगर इसमें सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो फिर उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, अगर एप्लीकेबल है तो। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। इफ़ एप्लीकेबल, तभी जो सरचार्ज है वो क्या होता है? इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है तब फिर सरचार्ज को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इनकम टैक्स ही यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या ऑल ऑफ दीज। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज़ टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ। तो जो इनकम रिसीव होता है इंडिया में प्रीवियस ईयर का, वो किन हाथों में टैक्सेबल होगा, या किन के लिए टैक्सेबल होगा? रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी पीजीटी 2016 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये कौन कौन टैक्स पे करेगा? इसका रेसिडेंट भी करेगा, नॉन रेसिडेंट भी, और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी करेगा। तो जो इनकम रिसीव होता है प्रीवियस ईयर का, वो 3 टाइप के रेसिडेंट्स के लिए होता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा जो अगर मान लीजिए इनकम और भी कहीं दूसरे जगह पे वर्ल्ड पे अर्न किया गया है और उसको इंडिया में रिसीव किया गया है, या फिर इंडिया में ही किया गया है, तो दोनों ही केस में क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इंडिया, रशिया में इनकम क्या करते हैं? अर्न करते हैं। क्लियर?
अगर आप मान लीजिए कि इनकम जो है वो अर्न कहाँ करते हैं, रशिया में करते हैं, लेकिन आपको इनकम जो है वो मिल कहाँ पे रहा है, वो इंडिया में मिल रहा है, तब भी क्या होगा, टैक्सेबल ही होगा। और अगर मान लीजिए आप इंडिया में ही क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं उस इनकम को, तब भी वो क्या होगा, टैक्सेबल ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप अर्न कहीं पे भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अर्न कहीं पे भी कर रहे हो, अर्न कहीं पे भी कर रहे हो, लेकिन आप रिसीव क्या कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, और अगर अर्न इंडिया में कर रहे हैं, मान लीजिए अर्न रशिया है, ठीक है, तो ये केस में भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और इस केस में भी क्या होगा, ये टैक्सेबल ही होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किसी भी कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। A company can be classified as not ordinarily resident. A company can never be classified as not ordinarily resident. A company can be classified as not ordinarily resident with the permission from Ministry of Finance. A company can be classified as non-ordinarily resident with the permission from Ministry of Commerce. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा इसका राइट आंसर। तो ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो भी टैक्स लायबिलिटीज़ होता है किसी भी कंपनी का, जो इनकम पे, मतलब जो भी कंपनी का इनकम होता है उसमें जो टैक्स लायबल होता है, टैक्स देना होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है कंपनी का, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। बट अगर जो रेसिडेंट स्टेटस है कंपनी का, वो क्या होता है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं हो सकता है। अगर वो रेसिडेंट है तब भी ठीक है, नॉन रेसिडेंट है तब भी ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वो नहीं हो सकता है। तो कंपनी क्या हो सकता है, उसका स्टेटस जो है वो रेसिडेंट का हो सकता है इंडिया का, तब जब वो क्या हो, उसका कंपनी जो वो इंडियन कंपनी हो, या तो फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट वहाँ पे होता हो तब। क्लियर है? और अगर मान लीजिए नॉन रेसिडेंट कब है, जब उसका कंपनी जो है वो इंडिया का नहीं होता है, या वो इंडिया के बाहर ही है पूरी तरह से, पार्टली या होली क्या है, वो आउटसाइड इंडिया है तब। पर किसी भी केस में वो क्या होगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं होगा। रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वो कोई भी हाल में नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an Indian citizen who goes abroad for employment shall have to stay in India for at least how many days to be a resident? 182 days, 90 days, 60 days या 180 days। तो जो इंडियन सिटीजन है, मान लीजिए कि वो अब्रॉड गए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और क्या हो रहा है, फिर से उनको इंडिया का रेसिडेंट कहलाने के लिए कम से कम कितने दिनों तक इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके वो इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पीजीटी में 2003 में, 2004 में भी, 2006, 2009 और 2011, मतलब 5 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 5 साल तक। तो ये सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि इजी क्वेश्चन है या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको 5 बार 5 साल में पीजीटी का पूछा गया है, 5 बार पूछा गया, तो सोचिए कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए अब इसका राइट आंसर भी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 182 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इंडियन सिटीजन अगर आपको कहलाना है तो कम से कम आपको 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल, रेसिडेंट, नॉन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या बोथ ए एंड बी। तो जो इनकम होता है इंग्लैंड का बिजनेस से, जो कि इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है, वो टैक्सेबल होगा।
रेसिडेंट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या बोथ ई एंड बी। तो ये होगा रेसिडेंट के लिए भी और साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है इंग्लैंड से और कंट्रोल हो रहा है इंडिया में, तब जो टैक्स है वो कौन पे करेगा, टैक्सेबल कौन कौन होगा, रेसिडेंट भी होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन will not be taxed in India, will be taxed in India, it will be added on to the total income for the purpose of tax, या नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑन सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन, जो सैलरी पे किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के बाहर किसी भी इंडियन सिटीजन को, तो वो क्या होगा, इंडिया में टैक्स उसका देना नहीं होगा, टैक्स देना होगा इंडिया को, या फिर वो टोटल इनकम में क्या होगा, ऐड कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो भी सैलरी क्या करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पे किया जाता है किसी इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर, उसके लिए टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ेगा, विल बी टैक्सड इन इंडिया। अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो इनकम होता है हम लोग एक तरह से क्या हो रहा है, इंडिया में ही अर्न कर रहे हैं, तो इंडिया में ही अर्न कर रहा है तो डिडक्शन भी कहाँ होगा, इंडिया में ही होगा, क्योंकि हम लोग को इनकम कहाँ से मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है, तो डिडक्शन भी कहाँ पे होगा, इंडिया में ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी टैक्सड इन इंडिया होगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर एवरी ईयर कैन बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज, विल डेफिनेटली चेंज, या नॉन ऑफ दी। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है टैक्स पेयर का, वो हर साल क्या होता है, चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, या फिर डेफिनेटली चेंज हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ दीज। उसको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, बदला ही जा सकता, मतलब कंफर्म है डेफिनेटली उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है टैक्स पेयर का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है टैक्स पेयर का कैन बी चेंज एवरी ईयर, चाहे वो 1 फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए अगर 1 फाइनेंशियल ईयर है तो वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अनदर में क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो और क्या है, कुछ साल में वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। मान लो कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस से पहले वो कहाँ था, इंडिया में था, फिर कहाँ चला गया, पाकिस्तानी मान लीजिए चला गया, फिर उसके बाद वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, वो क्या है, अपना जो टैक्स पेयर है वो अपना रेसिडेंट स्टेटस जो है वो चेंज कर सकता है। तो जो नेशनलिटी होता है या जो सिटीजनशिप होता है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए जो सिटीजन है वो नॉन रेसिडेंट है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, या तो वो नॉन सिटीजन है तब भी वो क्या करेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी वो क्या करेगा, उस फाइनेंशियल ईयर में वो जो है वो क्या करना है, उसको टैक्स पे करना ही करना है, उसका उसके नेशनलिटी पे और उसके सिटीजनशिप में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हर साल या जब भी हो वो चेंज हो सकता है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये इसका सिटीजनशिप पे या नेशनलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन बी चेंज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द टैक्स पेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, या नॉट इन दिस कैटेगरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द टैक्स पेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो रेसिडेंस के बेसिस पे टैक्स पेयर को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2, 3, 4, या फिर इसमें से कोई है ही नहीं, कितने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आप लोगों को वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कितना देर से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है, या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है।
हम लोग इस चीज़ को काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर भी क्या है, यही है। 3 कैटेगरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले बात करें या बेसिकली मेनली जो भी हम लोग बात करें, पहले 2 तरह का ही था, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। पर क्या हुआ, बाद में इस कैटेगरी को फिर से डिवाइड किया गया। रुक जाइए, इसको हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हम लोग बात करें, तो जो बेसिस होता है रेसिडेंस का, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस की अगर हम लोग बात करें, तो वो क्या होता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला था रेसिडेंट और दूसरा था नॉन रेसिडेंट, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जो रेसिडेंट है अगेन इसको डिवाइड किया गया फिर से, लेकिन क्या हुआ, 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया। पहला था ऑर्डिनरी और दूसरा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या था, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर क्या हुआ, फिर बाद में और कैटेगराइज किया गया उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो उसके बाद में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें आता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट और लास्ट हो जाता है नॉन रेसिडेंट। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं जिसमें कि डिवाइड किया जाता है। पहला ऑर्डिनरी, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं टैक्स पेयर को ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ पाकिस्तान इज टैक्सेबल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नॉट टैक्सेबल। तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है पाकिस्तान का, वो टैक्सेबल किसके लिए होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, या टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है, जो भी हम लोग कहीं अब्रॉड से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, चाहे तो पाकिस्तान हो या कहीं से भी हो, तो वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए। किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही वो टैक्सेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए, एक्सेप्शनल रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टैक्सेबल लायबिलिटी होता है किसी भी रेसिडेंट का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एक्सेप्शनल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के कंपैरिजन में। जो रेसिडेंट का होता है वो ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के अगर कंपैरिजन करें तो इन लोगों का ज़्यादा होता है। तो वो क्या होगा, वो जो भी एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है अब्रॉड से हम लोग रिसीव कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान हो, रसिया हो, कहीं से भी हम लोग रिसीव कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज रेंट रिसीव्ड, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू। तो जो बेसिस होता है टैक्स का, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हम लोग को मिलता है, उसको वो क्या होता है, रेंट रिसीव्ड में आता है, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू। द बेसिस ऑफ रेंट फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनुअल वैल्यू। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एनुअल वैल्यू। तो जो बेसिस होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वो होता है एनुअल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी का। तो जो हाउस होता है या बिल्डिंग होता है वो टैक्सेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू ओनली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार मैं आपको बता दूँ कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस को। क्या माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हम लोग के पास अमाउंट निकल के आएगा वो क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू। क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24। जो भी डिडक्शन होगा, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा जो कि 30% पे होता है। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो जाएगा। तो वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो जो भी हम लोग के पास डिडक्शन के बाद अमाउंट निकल के आएगा वही क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, जो भी हम लोगों के पास यहाँ पर डिडक्ट करने के बाद अमाउंट निकल के आता है। चलिए एक बार और इसको बता दूँ मैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो ये क्या निकल जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू निकल गया,
उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24 जो जो चीज़ें आती है। जैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं जो कि क्या होता है 30% का होता है। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनुअल वैल्यू पे। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।